2-2 साल पुराना मंदिर यहाँ पे तोड़ दिया। हमने निकाला था उसके खिलाफ भगवान बचाओ यात्रा। इनसे भगवान भी संकट में आ गए हैं, ऐसे बेईमान लोग आ गए देश की सत्ता पे। ये किसी के सगे नहीं है। अयोध्या में इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, यहाँ काशी में बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े इन लोगों ने। तो इनसे सावधान रहना। वो छोटे छोटे बच्चे जो रात में रोते हैं इस भीषण बिजली कटौती के कारण, इस भीषण गर्मी में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके माँ बाप भी ये सोचते हैं कोई तो बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाए, और वो आवाज आपने उठाने का काम किया। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये संघर्ष से रोकना मत मेरे साथियों। आगे जरूरत पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालना है योगी सरकार के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ। कोयला का दाम बढ़ाया जाता है, बिजली का दाम बढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने एक दोस्त को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाली की हालत देख लीजिए। बदायूं के अंदर 30 से 40 बच्चे हर महीने इसलिए मर जाते हैं कि वेंटिलेटर चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। मेरे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज के ऊपर एक्सरे बनाकर दिया जा रहा है। अभी हरदोई की तस्वीर आई, मेडिकल कॉलेज के अंदर आईसीयू में पंखा चला रहे हाथ से लोग। ट्विटर पर अपमानित किया। ये राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकते। इन्होंने सेना की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। जिस बेटी ने भारत के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया, उसको आतंकवादियों को बहन कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के गद्दार हो सकते हैं, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, याद रखना। मैंने तस्वीरें देखी, हमारे साथी बंसराज जी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे। हमारे साथी प्रवक्ता प्रिंस जी को पूरी तरीके से घायल किया, उनके गर्दन में चोट आ गई। यहां विनय पटेल बैठे, नीलम यादव बैठी है, इरम रिजवी लखनऊ की हमारी जिलाध्यक्ष, तुषार भाई हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रवक्ता। आप उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को देखिए। लगता है कि ऐसी हिम्मत के साथ तो लड़ाई पुलिस वालों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की फौज कर सकती है। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मुकदमे से नहीं डरना, जेल से नहीं डरना, पुलिस से नहीं डरना, प्रशासन से नहीं डरना। अगर आपके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादा ताकत लगाए तो ये जान लेना कि तुम ज्यादा ताकतवर बन रहे हो, इसलिए तुम्हारे पीछे ये लोग लगे हुए। उसकी भी मजबूरी है। वो भी चाहता है कि 8-8, 10-10 घंटे अगर शहरों में लाइट कट रही है तो जिला संवाददाता को भी काम करने में मुश्किल तो आती है। वो बोल नहीं पाता, सोचता है कोई तो हमारी आवाज उठाए। वो व्यापारी भाई जो दिन भर अपनी दुकान में बैठ के पंखा हाँकता रहता है, वो भी परेशान तो रहता है, सोचता है कोई तो हमारी आवाज उठाए। वो किसान भाई जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पे जाकर रात भर इंतजार करता है कि 2 घंटे की बिजली आ जाए तो हम अपना ट्यूबवेल चला लें, अपने खेत की सिंचाई कर लें। वो भी तो परेशान रहता है, सोचता है कोई तो हमारे लिए संघर्ष करे। वो छोटे छोटे बच्चे जो रात में रोते हैं इस भीषण बिजली कटौती के कारण, इस भीषण गर्मी में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके माँ बाप भी ये सोचते हैं कोई तो बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाए, और वो आवाज आपने उठाने का काम किया। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये संघर्ष से रोकना मत मेरे साथियों। आगे जरूरत पड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालना है योगी सरकार के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में। आज बिजली कटौती पे बिजली कटौती, बिजली कटौती पे बिजली कटौती, लेकिन हालत यह है कि 35% बिजली का दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रहा है। 35% बिजली का दाम बढ़ने जा रहा है। 13 रुपए यूनिट बिजली का दाम होने जा रहा है। ये बिजली के दाम जो बढ़ाए जाते हैं, इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा किसी और को नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं। याद रखना, कोयला का दाम बढ़ाया जाता है, बिजली का दाम बढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने एक दोस्त को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाली की हालत देख लीजिए। बदायूं के अंदर 30 से 40 बच्चे हर महीने इसलिए मर जाते हैं कि वेंटिलेटर चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। मेरे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज के ऊपर एक्सरे बनाकर दिया जा रहा है। अभी हरदोई की तस्वीर आई, मेडिकल कॉलेज के अंदर आईसीयू में पंखा चला रहे हैं हाथ से लोग, मरीज जमीन में लेटा हुआ है। एक घटना बिजनौर की आई, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे दोस्तों। एक मां अपने बच्चे का डायलिसिस कराने गई, जनरेटर की बिजली चली गई, डीजल नहीं था, मां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हमारे बच्चे का डायलिसिस कैसे होगा, जनरेटर तो चलाओ। अरे भैया, डीजल का पैसा हमसे ले लो, लेकिन जनरेटर तो चलाओ। वो चीखती रही, रोती रही, पूरा का पूरा परिवार बिलखता रहा, लेकिन जनरेटर के लिए डीजल का इंतजाम नहीं हो पाया और उस बच्चे की मौत हो गई। शर्म आती है उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार पर जो एक आदमी को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा सकती, डायलिसिस का इंतजाम नहीं कर सकती, अस्पतालों में बिजली का इंतजाम नहीं कर सकती, आपको मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नौटंकी, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटना, इस राजनीति के खिलाफ कोई अगर लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लड़ना पड़ेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक कहा हमारे साथियों ने, राजनीति मुश्किल तो है। लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भैया जाति धर्म बहुत है, आपकी शिक्षा वाली राजनीति कौन सुनेगा, अस्पताल वाली राजनीति कौन सुनेगा, बिजली पानी वाली राजनीति कौन सुनेगा, नौकरी वाली राजनीति कौन सुनेगा, किसानी वाली राजनीति कौन सुनेगा। तो मैं कहता हूं, नहीं सुनना है तो मत सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। क्यों भाई इमरान जी? नहीं सुनना है मत सुनो, हमारा थोड़ी नुकसान है। तो जनता से भी आपको जब चौपाल लगाइए, जब गांव में जाइए, तो उनसे भी सीधा संवाद कीजिए कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आम आदमी पार्टी के साथ आओ, हम बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और अपने अगर लड़ाई झगड़ना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, स्वागत है आपका, चले जाइए। इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि या तो हमारे मन में कोई लालच है, हम अपने कोई फायदे की बात करना चाहते हैं, और अगर हम जनता के फायदे की बात करना चाहते हैं तो जनता से भी आपको सीधे संवाद करना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं जनक भाई? बिल्कुल नहीं। जनक प्रसाद जी ने अभी बाबा साहब की एक मूर्ति का अनावरण कराया, और इनके कार्यक्रम में जो लोग आए थे, 50% ऐसे लोग थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे। मेरे साथ बरेली के अंदर एक छोटे से गांव में मासूम बच्चे थे जिनके पास कपड़े नहीं थे, और वो आए थे बाबा साहब के मूर्ति के अनावरण में। क्यों आए थे? क्या उम्मीद है उनको? उनको ये उम्मीद है
कि ये जो जनक प्रसाद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हमारा नेता है, ये अगर सदन में पहुंचेगा तो बाबा साहब के सिद्धांतों और विचारों पर चल के दलितों की, मजलूमों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज को उठाने का काम करेगा। बाबा साहब अमर रहे। बिल्कुल ठीक है हमारे साथी अनिल झा ने। अम्बेडकरवाद की विचारधारा पे आम आदमी पार्टी को चलना होगा, गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा पे आम आदमी पार्टी को चलना होगा, और हम सबको मिलकर एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना होगा जो उत्तर प्रदेश किसी एक जाति के लिए ना हो, किसी एक धर्म के लिए ना हो, किसी एक विशेष वर्ग के लिए ना हो, जो उत्तर प्रदेश सबके सम्मान के लिए हो, सबके बराबरी के हक के लिए हो। ऐसी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। सफाई कर्मियों के घर 35 घर थे, सफाई कर्मियों के 40-40 साल से वहां पे रह रहे थे, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। लखनऊ में बुलडोजर चला दिया गया, अयोध्या के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। क्या भगवान श्री राम ने आपसे यही कहा है? क्या बाबा विश्वनाथ ने, महादेव ने, भोले शंकर ने आपसे यही कहा है कि गरीब का घर उजाड़ो तब हम खुश होंगे? नहीं, गरीब का घर उजाड़ने से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि गरीब के घर में जब रोटी पकती है तो भगवान खुश होते हैं। जब उसके पेट में अनाज जाता है तब भगवान खुश होते हैं। ये बुलडोजर चलाने से भगवान नहीं खुश होते। तुम कॉरिडोर बना रहे हो, 2-2 साल पुराना मंदिर यहां पे तोड़ दिया। हमने निकाला था उसके खिलाफ भगवान बचाओ यात्रा। इनसे भगवान भी संकट में आ गए हैं, ऐसे बेईमान लोग आ गए देश की सत्ता पे। ये किसी के सगे नहीं है। अयोध्या में इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, यहाँ काशी में बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े इन लोगों ने। तो इनसे सावधान रहना और इनसे मिल के लड़ना है। आज हमसे पत्रकार लोग कह रहे थे कि भाई ये तो कहते हैं हम हिंदुत्व के नेता हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, देश में महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई की सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? तो बोले हिंदुओं के ऊपर। मैंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा मार बेरोजगारी की किसके ऊपर पड़ रही है? हिंदुओं के ऊपर। किसानी की मार, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता, तो सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ रही है? सबसे ज्यादा किसान कौन है? मुसलमान है कि हिंदू है? बताओ। हमने भी 1994 का प्रस्ताव बार बार पढ़ा, जिसमें लिखा था पीओके पर हमारा कब्जा होगा, पीओके हमारा है, पीओके हमको मिलना चाहिए। पूरा देश उम्मीद लगाया था कि भारत की बहादुर सेना पीओके पे कब्जा करेगी, 21 आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद करेगी। पूरे देश को उम्मीद थी कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, जैसे बांग्लादेश को मिटा दिया गया। लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त का व्यापार बचाने के लिए भारत का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान ट्रंप के सामने गिरवी रखने का काम किया। इस धोखे के लिए हम लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात भी जनता को बतानी होगी। कह रहे हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है। हमने कहा तुम्हारे नस नस में नौटंकी बह रही है। पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, दिलीप कुमार और राजकुमार की। अभी नई फिल्म आई है नरेंद्र मोदी की, सिंदूर के। इसमें हीरो कौन है? विलेन कौन है? कॉमेडियन कौन है? तो हीरो, विलेन, कॉमेडियन सब मोदी। सिंदूर के सौदागर। इन बेईमानों से कभी राष्ट्रवाद की उम्मीद मत करना। हिमांशी नरवाल, जिसका पति सेना में था, पहलगाम में शहीद हो गया, और उस हिमांशी नरवाल ने सिर्फ इतना कह दिया कि इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत मत फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस सेना के अधिकारी की विधवा को मां बहन की भद्दी गालियां दी, ट्विटर पर अपमानित किया। ये राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकते। इन्होंने सेना की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। जिस बेटी ने भारत के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया, उसको आतंकवादियों को बहन कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग
देश के गद्दार हो सकते हैं, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, याद रखना। ये राष्ट्रवादी, ये किसी के सगे नहीं है। विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है, उनकी बेटी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, इनसे सावधान रहना। और बहुत अच्छा हुआ कि घर घर सिंदूर का कार्यक्रम नहीं चलाया लोगों ने, नहीं तो नीलम यादव सब तैयार बैठी थी, हमारी बहनें ये सब तैयार बैठी थी रेखा खादी। अगर एक भाजपाई लुच्चा लफंगा कोई आ जाता घर पे सिंदूर बांटने के लिए, तो सिंदूर तो बाद में मिलता, पहले चेहरा लाल करके वापस भेजा जाता। जाता नहीं जाता बताओ? अरे सिंदूर का महत्व तो समझो मोदी जी, तुम्हें क्या पता, तुमको क्या मालूम? आप घर घर सिंदूर भेजवा रहे। अरे सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए अपने मांगों में महिलाएं भरती हैं, वो उनका सम्मान है, स्वाभिमान है, गौरव। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, न ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, न राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, न जाति को के हो सकते हैं, न धर्म के हो सकते हैं, न देश के हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की कमाई के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ हम सबको एकजुट होना है, एक साथ रहना है, पार्टी के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है और इस संगठन का विस्तार करके उत्तर प्रदेश का पहला लक्ष्य हमारा है 2026 का पंचायत चुनाव, उसमें बढ़िया प्रदर्शन करना है, सेमीफाइनल को जीतने का काम करना है। ये इस काम के उद्देश्य के लिए आप लोग जुड़ जाएंगे। और जो साथी हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता, उनको भी अभी से चिन्हित करना होगा, जिससे कि वो गांव-गांव में जाके अपना प्रचार अभियान चला सके, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। और मैं अंत में आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, रुकना नहीं, पीछे नहीं हटना, बैठना नहीं। और जो नेताजी का नारा था, आराम आराम, तो आराम हराम है के नारे पे चलना है और काम करना है, मेहनत करना है। आप सबका हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ताओं की जिंदाबाद। और कल संकल्प शिविर है, तो उसमें भी आप लोग समय से उपस्थित रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज पार्टी के जिला अध्यक्ष रमाशंकर पटेल जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।